नमस्कार। मुझे स्कूल के दिन याद आते हैं। इतिहास की क्लास और वो तारीखों की लंबी लिस्ट, पानीपत की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, और मेरे लिए वो सब बस कुछ नंबर थे जिनका कोई मतलब नहीं था, और इम्तिहान के बाद सब दिमाग से साफ। अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है ना, इतिहास की तारीखें याद ही नहीं रहती। हाँ, ये तो लगभग हम सबकी कहानी है। असल में हमारा दिमाग नंबरों को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। वो कहानियों को, तस्वीरों को, भावनाओं को याद रखता है। तारीखें तो बस डेटा हैं। जब तक हम उन्हें किसी कहानी से न जोड़ दें, वो याद नहीं रहती। बिल्कुल। और आज हम इसी समस्या का एक बहुत ही दिलचस्प हल देखने वाले हैं। हमारे पास एक YouTube वीडियो पर आधारित एक याददाश्त की तकनीक है जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी सबसे जरूरी तारीखों को मजेदार कहानियों में बदल देती है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये ट्रिक्स क्या हैं, है ना? बल्कि ये समझना है कि ये दिमाग के स्तर पर काम कैसे करती हैं। हाँ, क्या हम रटने की मजबूरी को कहानी सुनाने की कला में बदल सकते हैं? चलिए इसी सवाल के साथ इसे शुरू करते हैं। चलिए, तो कहानी का पहला पड़ाव, गांधी जी का शुरुआती सफर। पहली तारीख जो हमें याद रखनी है वो है 1893, जब गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए। अब इसे याद रखने का जो तरीका है वो बड़ा मजेदार है। सोचिए कि उस जमाने में गांधी जी को अफ्रीका जाने के लिए लंबा समंदर तैर कर पार करना पड़ा। तैर कर? हाँ, तैर कर। सुनने में 93 जैसा लगता है ना? हाँ, 93। तो साल बन गया 1893। और ये उनके जीवन की अकेली बड़ी घटना है जो 1800 वाली है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। रुकिए, ये सिर्फ एक मजेदार तरीका नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक एंकर पॉइंट बनाने जैसा है। मतलब आपने दिमाग में गांधी जी के लिए एक फाइल कैबिनेट बनाया। अच्छा। और 1893 तैर कर उसका पहला और सबसे अलग दिखने वाला फोल्डर बन गया। अब दिमाग को पता है कि बाकी सारी जानकारी इसी के आगे रखनी है। वाह! मतलब ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, बल्कि दिमाग को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। तो ठीक है, वो तैर कर अफ्रीका पहुंच गए। वहां उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया, और कहानी ये है कि वो सत्याग्रह बहुत अच्छे से कामयाब हुआ। अच्छे से? हाँ, और इसी अच्छे पर ध्यान देना है। इसमें 6 की आवाज है। अच्छा, 6। तो साल हुआ 1906। तो यहाँ तरीका बदल गया। हाँ। पहला वाला एक विजुअल कहानी पर था, तैरने वाली। हाँ। जबकि ये वाला पूरी तरह से ध्वनि पर आधारित है, जिसे फोनेटिक लिंकिंग कहते हैं। अच्छे और 6 में कोई तार्किक संबंध तो है नहीं, लेकिन उनकी आवाज मिलती जुलती है, और दिमाग को ऐसे शॉर्टकट पसंद आते हैं। तो एक विजुअल और एक साउंड बेस्ड। अब उनकी भारत वापसी। कहानी यह है कि उनकी वापसी इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अफ्रीका से भारत का सफर सिर्फ 15 दिनों में तय कर लिया। 15 दिनों में? हाँ। अंग्रेज उनकी इस रफ्तार से इतने प्रभावित हुए कि भारत आते ही उन्हें काइसर-ए-हिंद का अवार्ड दे दिया। तो 15 दिन का सफर। हाँ। और साल भी 1915। ये बहुत दिलचस्प है। और इसकी ठीक अगले साल 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये तो सीधा है 1915 के तुरंत बाद। यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये है कि कैसे एक असली घटना, मतलब काइसर-ए-हिंद अवार्ड, हाँ, को एक काल्पनिक कहानी यानी 15 दिन के सफर के साथ गूंथ दिया गया है। दिमाग तथ्यों को भूल सकता है, पर वो एक अच्छी कहानी को नहीं भूलता। सही बात है। 15 दिन में तूफानी सफर की कहानी 1915 नंबर से कहीं ज्यादा यादगार है। ये तकनीक दिखाती है कि याददाश्त भंडारण नहीं, बल्कि रचनात्मकता का काम है। बिल्कुल। अब भारत में उनके बड़े आंदोलनों का दौर शुरू होता है। और यहाँ से कोड और भी मजेदार होते जाते हैं। पहला बड़ा आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, बिहार के नील किसानों के लिए। हाँ, इसका कोड सत्याग्रह शब्द में ही छिपा है। शब्द शुरू होता है सत्य से, और सत्य सुनने में कैसा लगता है? 17। सत्य 17, हाँ, मिलता जुलता है। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक के लिए आंदोलन किया। इसका कोड एक सामाजिक नियम से जुड़ा है। कानून के हिसाब से मजदूरी करने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? 18 साल। बस यहीं से साल मिल गया 1918। और फिर अगले ही साल 1919 में आया खिलाफत आंदोलन। इसका कोड एक खेल की तरह है। सोचिए, 2 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। अच्छा। एक टीम में 19 खिलाड़ी, दूसरी में भी 19, यानी 19 बनाम 19। तो साल बना 1919। 1 मिनट रुकते हैं। आपने 3 साल लगातार बताए, 17, 18 और 19। हाँ।
और तीनों के कोड की बनावट बिल्कुल अलग है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। ये बहुत जरूरी है। पहला सत्य 17 एक ध्वनि आधारित कोड, दूसरा 18 साल की उम्र एक तार्किक या नियम आधारित कोड है, और तीसरा 19 बनाम 19 एक बिल्कुल काल्पनिक और विजुअल कोड है जो दिमाग में एक तस्वीर बनाता है। सही। ये दिखाता है कि याद रखने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। आपको अपनी कल्पना को अलग अलग दिशाओं में दौड़ाना पड़ता है। और जो तरीका सबसे ज्यादा अजीब या मजेदार लगे, दिमाग अक्सर उसी को पकड़ता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग सामान्य चीजों को नजरअंदाज करने और असाधारण चीजों को याद रखने के लिए ही तो बना है। मुझे भी ये 19 बनाम 19 वाला थोड़ा बचकाना सा लगा था, लेकिन शायद यही इसकी ताकत है। यकीनन, एक फुटबॉल मैच की तस्वीर जिसमें दोनों टीमों में 19-19 खिलाड़ी हों, ये इतनी अजीब बात है कि दिमाग इसे एक जरूरी जानकारी मानकर सहेज लेता है। ठीक है, तो इन शुरुआती आंदोलनों के बाद गांधी जी ने एक बड़ा फैसला किया। जब लगा कि छोटी छोटी लड़ाइयों से बात नहीं बन रही, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने देश से कहा, बस अब अंग्रेजों का और सहयोग नहीं करेंगे। बस, ये शब्द बस सुनने में 20 जैसा है। हाँ, बस 20। तो साल हुआ 1920। यहाँ एक भावना, एक फैसले की भावना, अब बस बहुत हुआ, उसको एक नंबर से जोड़ा गया है। ये उस आंदोलन के जज्बे को पकड़ता है। ये सिर्फ एक कोड नहीं है, ये उस साल की भावना का सार है। सही कहा। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम उस दौर में हैं जब गांधी जी का कद कांग्रेस में और भी बढ़ गया था। 1924 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब इस तारीख को याद रखने की कहानी ये है कि अध्यक्ष बनते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब आजादी की लड़ाई 24 घंटे चलेगी बिना रुके। 24 घंटे? तो 24 घंटे की लड़ाई से साल याद रहता है, 1924। ये कोड उनके नेतृत्व की ऊर्जा और दृढ़ संकल्प को सीधे उस साल से जोड़ता है। ये सिर्फ एक तारीख याद नहीं कराता, बल्कि ये भी बताता है कि 1924 उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और नए जोश का साल था। हाँ, इससे तारीख में एक भावनात्मक वजन आ जाता है। इसके बाद आया वो आंदोलन जिसे पूरी दुनिया जानती है, दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह। हाँ, ये नमक से जुड़ा था। अब इसका कोड थोड़ा काल्पनिक है, लेकिन बहुत प्रभावी है। मान लीजिए कि उस जमाने में 1 किलो नमक की कीमत 30 रुपए थी। 30 रुपए? बस इसी 30 रुपए से हमें साल मिल गया 1930, और इसी साल सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो एक कोड से 2 घटना याद हो गई। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। बताइए। जो शायद कुछ सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा। क्या इस तरह के काल्पनिक तथ्य बनाना, जैसे नमक की कीमत 30 रुपए होना, ये खतरनाक नहीं है? क्या हम याददाश्त के लिए इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे भी ये ख्याल आया था, क्या कोई सच में मान सकता है कि नमक की कीमत यही थी? इसका जवाब इस तकनीक के मनोविज्ञान में छिपा है। ये कोड इसलिए काम नहीं करता क्योंकि ये सच लगता है, बल्कि इसलिए काम करता है क्योंकि ये अजीब लगता है। अच्छा। दिमाग इतना स्मार्ट है कि वो जानता है कि ये एक याद रखने का तरीका है, न कि एक ऐतिहासिक तथ्य। वो नमक बराबर 30 रुपए के कनेक्शन को एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करता है और फिर उसे फेंक देता है। असल में इसका काल्पनिक होना ही इसे सुरक्षित बनाता है, क्योंकि ये असली तथ्यों के साथ मिक्स नहीं होता। बिल्कुल। मतलब दिमाग जानता है कि कौन सी याददाश्त असली है और कौन सी बस एक चाबी है दरवाजा खोलने के लिए। ठीक है, तो 1930 के आंदोलन के बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। 1931 में 2 बड़ी घटनाएं हुई, गांधी अर्विन पैक्ट और दूसरी गोलमेज सम्मेलन। दोनों का मकसद था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एकता बनाना। एकता से मिलता जुलता शब्द है 31। एकता 31, हाँ है। तो दोनों घटनाएं हुई 1931 में, फिर आया 1932 का पूना पैक्ट, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। हाँ, जो दलितों के अधिकारों को लेकर एक बहुत जरूरी समझौता था। कहानी ये है कि जब दोनों नेताओं में सहमति बन गई तो सब ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। और जब कोई दिल खोलकर मुस्कुराता है तो क्या नजर आती है? उसकी 32। बिल्कुल, यानी पूरे 32 दांत। तो 32 से साल याद रहेगा, 1932। ये बहुत बढ़िया है। इसी साल हरिजन संघ की भी स्थापना हुई।
काश मेरे इतिहास की टीचर ने 32 से पूना पैक्ट याद कराया होता। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक विजुअल और भावनात्मक कोड काम करता है। एक खिलखिलाती मुस्कान की तस्वीर दिमाग में तुरंत बन जाती है। हाँ, ये उस समझौते के सकारात्मक नतीजे को एक ऐसी मानवीय छवि से जोड़ता है जिसे भूलना मुश्किल है। हम तनाव, समझौते और फिर मुस्कुराहट की पूरी कहानी को एक शब्द 32 में समेट लेते हैं। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे बड़े आंदोलन पर, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, गांधी जी ने अंग्रेजों को साफ संदेश दिया, करो या मरो। उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली बयान जारी किया। बयान, और ये शब्द बयान सुनने में कैसा लगता? 42 जैसा। बयान 42। हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन का साल हुआ 1942। यहाँ भी उस घटना का जो सार है वो एक शब्द में छुपा है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक अल्टीमेटम था, एक अंतिम बयान। तो ये कोड सिर्फ तारीख नहीं बताता, बल्कि उस घटना की प्रकृति को भी दर्शाता है। तो इसका निचोड़ क्या है? अगर हम कुछ मुख्य तारीखों को फिर से देखें, 1915 में गांधी जी की 15 दिन की तूफानी यात्रा। 1920 में उनका फैसला, बस अब और नहीं। ठीक है। 1930 में नमक की काल्पनिक कीमत 30 रुपए, और 1942 में उनका दमदार बयान। ये अब सिर्फ नंबर नहीं लगते, ये छोटी छोटी कहानियों के शीर्षक लगते हैं। असल बात यही है। ये तकनीक हमें सिखाती है कि याददाश्त कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि एक सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है। हम जानकारी को दिमाग में रखते नहीं हैं, हम उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं। एक अजीब कहानी बनाकर, एक ध्वनि से जोड़कर या एक भावना महसूस करके हम अपने दिमाग को ये संकेत देते हैं कि ये जानकारी जरूरी है, इसे मत भूलना। ये सीखने को इम्पर्सनल रटने की प्रक्रिया से निकालकर एक पर्सनल अनुभव बना देता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे हर तारीख के पीछे एक छोटी मजेदार कहानी छिपी हो सकती है। इतिहास सीखना सिर्फ तथ्यों को जमा करना नहीं है, बल्कि उन तारीखों के पीछे की कहानियों और भावनाओं को महसूस करना है। और ये तरीका कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। स्रोत में एक सवाल पूछा गया है कि इतिहास का और कौन सा अध्याय कहानियों से आसान बनाया जा सकता है। लेकिन मैं इस सोच को एक कदम और आगे ले जाना चाहूंगा। अच्छा। अगर हम अपने जीवन या अपने काम के क्षेत्र की तारीखों को देखें तो मतलब वो जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन, वो करियर के मोड़, वो महत्वपूर्ण पड़ाव, हम उन पड़ावों को सिर्फ कैलेंडर के नंबरों के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की एक बड़ी कहानी में एक मोड़ के रूप में याद रखने के लिए कौन सी कहानियां बना सकते हैं? वाह! शायद सबसे जरूरी इतिहास वो है जो हम हर रोज लिखते हैं।